नमस्कार दोस्तों, हम लोग एक एक करके सीएनटी एक्ट के जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 15 सेक्शन समझ चुके हैं, अर्थात चैप्टर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि संबंधित है ऑक्यूपेंसी रैयत से। यहाँ पे ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में आपको बताया जाएगा कि उसके क्या क्या अधिकार है। ऑक्यूपेंसी रैयत का मतलब आज यहाँ पे समझेंगे और देखेंगे कि सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 36 तक क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ऑक्यूपेंसी रैयत से संबंधित। मतलब यहाँ पे आप दिमाग में रखिएगा, आज जो भी कुछ यहाँ पे आपको बताया जाएगा वो किसके हक अधिकार के बारे में बताया जाएगा, तो ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में ही यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। कुल मिला के यहाँ पे लगभग 21 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो 21 सेक्शन में जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन है, जो एग्जाम में पूछे जाने लायक है, उसको हम आपको आसान भाषा में बताएंगे। आपको कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको समझना है तो आप जाके ऐप में टेस्ट बना सकते हैं। अगर हम जो ये पीपीटी यूज कर रहे हैं इसको आप देखना चाहते हैं तो ये भी आपको ई बुक एक सेक्शन है वहां पे मिल जाएगा। डिटेल नोट्स में पढ़ना चाहते हैं, जो भी अभी आपको बता रहे हैं उसको आप किताब में नोट्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। और रिविजन नोट्स अगर चाहिए, माइंड मैप, तो वो भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। तो आपको जो भी आवश्यकता है वो चीज जो है आपको ऐप में मिल जाएगा। और बाकी जो समझाने का काम जो है हम यहाँ पे तो कर ही दे रहे हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि अधिभोगी रैयत से संबंधित क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहला तो आपको यही पूछा जा सकता है एग्जाम में कि चैप्टर 4 किससे रिलेटेड है, ऑक्यूपेंसी रैयत से रिलेटेड है। ये चीज याद रखिएगा। इसमें कितने सेक्शन आते हैं, तो टोटल 21 सेक्शन आते हैं। सेक्शन 16 से लेकर 36 तक यहाँ पे सेक्शन जो है वो देखने को मिलता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है एक एक करके समझेंगे। सेक्शन को समझे उससे पहले थोड़ा सा इस शब्द को ही समझ लेते हैं, ऑक्यूपेंसी रैयत। रैयत का अर्थ तो आप लोगों को पिछले वीडियो में कई सारे वीडियो अभी हम लोग बना चुके हैं इस सीएनटी एक्ट से रिलेटेड। तो बता दिया गया है कि यदि आप भूस्वामी से इस जमीन को क्या किए हैं, लिए हैं, और इसमें आप खेती करते हैं, तो आप क्या हो गए, एक प्रकार के रैयत हो गए। रैयत एक प्रकार का काश्तकार होता है। काश्तकार के 4 प्रकार हम लोग पढ़े थे, उसमें एक प्रकार जो है वो क्या है, रैयत भी है। तो रैयत सामान्यतः भूस्वामी से, जो लैंडलॉर्ड है, उससे जमीन लेता है और वहां पे खेती करता है। तो रैयत सामान्यतः हम मान के चलते हैं खेती करने वाले लोग रहते हैं। और वही भूधारक जो होता है वो खेती नहीं करता है, क्या करता है, वो ट्रांसफर कर देता है किसी और को, या किसी और काश्तकार को वहां पे वो स्थापित करता है। ये सब चीज जो है आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। तो रैयत का मतलब तो आपको समझ में पहले से आ गया होगा। अब अधिभोगी का मतलब समझते हैं, ऑक्यूपेंसी का मतलब समझते हैं। किसी चीज को आप अधिभोग कर रहे हैं, मतलब उसका क्या कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं, ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो किसी जमीन को आप ऑक्यूपाई किए हुए हैं तो उस जमीन का आप यूज कर रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि पर क्या करता है, खेती करता है, या खेती करने का उसको अधिकार मिलता है, तो हम ये मान के चल सकते हैं उस जमीन का वो ऑक्यूपेंसी रैयत होगा या अधिभोगी रैयत वो होगा। तो इस तरह से किसी जमीन को वो धारण करे या किसी जमीन को धारण करके खेती करे। धारण करने का मतलब है, ठीक है, खेती नहीं कर रहे हैं, वहां पे हम बागान लगा दिए, वहां पे हम तालाब बना दिए, वहां पे कुआं खोद दिए, या कुछ ऐसा काम कर दिए जो अभी हमको यहाँ पे अधिकार के रूप में दिया गया है। अभी आपको मिलेगा कि जिस जमीन के आप अधिभोगी रैयत हैं उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, उस चीज को यहाँ पे आपको एक एक सेक्शन में बताने का प्रावधान किया गया है। तो वो सब अगर काम करते हैं तो आप जो है उस जमीन की अधिभोगी रैयत कहलाते हैं। तो कुल मिला के आसान शब्दों में बस इतना समझिए कि कोई जमीन है, उस जमीन को आप ऑक्यूपाई किए गए हैं, यानी कि आप के कब्जे में वो जमीन है, भूस्वामी से आप लिए हैं, और वो जमीन पे कब्जा किसका है, फिलहाल आपका है, और उस जमीन का यूज जो है आप कर रहे हैं, तो आप उस जमीन के ऑक्यूपेंसी रैयत कहलाइएगा, अधिभोगी रैयत कहलाइएगा। ये सामान्यतः हमें किसी अधिकार के तहत, कानून के तहत मिल सकता है, या सामान्यतः हमें विरासत में क्या होता है, वो जमीन मिलता है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पिता किसी जमीन का अधिभोगी रैयत है, तो आपके पिता के नहीं रहने के बाद उस जमीन का अधिभोगी रैयत का जो अधिकार है वो आपके पास आ जाएगा। मतलब ये जमीन है, अभी आपके पिता जिंदा है, तो इस जमीन का अधिभोगी रैयत वो होंगे। जब आपके पिता नहीं रहेंगे तो इस जमीन के अधिभोगी रैयत आप बन जाएंगे, ऑक्यूपेंसी रैयत आप बन जाएंगे। तो ये चीज तो हम लोग ऐसे भी आजकल भी देखने को मिलता है। जमीन का अभी जो मालिक आपको पिछले वीडियो में ही बताया गया, अभी जो हम लोग जमीन कहते हैं ना कि ये जमीन मेरा है, वो जमीन तो हमारा है नहीं। उस जमीन का भूस्वामी कौन है, सरकार है। क्यों? क्योंकि सरकार को हम रसीद के माध्यम से, जब रसीद कटाता है यानी कि रेंट देते हैं, तो रेंट देते हैं और उसको अधिभोग कर रहे हैं। तो ज्यादातर जमीन के जो मालिक है वो कौन है, अभी सरकार ही है, और हम जो है वो रैयत की तरह या काश्तकार की तरह उस जमीन को यूज कर रहे हैं। ठीक ना? तो इस चीज को धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब चलिए एक एक सेक्शन जो है उसको यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं 1908 की ओर।
1908 का ये अधिनियम है और उसको दिमाग में रख के इन सब सारे प्रावधान को आपको क्या करना है, समझना है। 1908 में आता है ये CNT एक्ट। अब चलिए मान के चलते हैं ये एक जमीन है और इस जमीन का ये जो विशाल पेड़ जो दिख रहा है उसके आप अधिभोगी रैयत है, यानी कि इस पेड़ को आप यूज कर सकते हैं। अभी आपको बताया जाएगा कि किसी जमीन का आप अधिभोगी रैयत है तो उसमें जो पेड़ है उसका कितना हिस्सा आप यूज कर सकते हैं या कितना हिस्सा जमीन का मालिक को जाएगा, यानी लैंडलॉर्ड को जाएगा, भूस्वामी को जाएगा। ये सब अभी आपको बताया जाएगा इसके अलग अलग सेक्शन में। फिलहाल समझते हैं कि 1908 के इस अधिनियम के आने से पहले, यानी कि मान के चलते हैं 1899 में ये जमीन के अधिभोगी रैयत थे। अब यहाँ पे आप जो है समय बीतता गया और समय आ गया क्या, 1908 के। अब 1908 का ये अधिनियम आया तो इस अधिनियम में तो बहुत नए नए प्रावधान है अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं लाया जाएगा जिससे आपका ऑक्यूपेंसी राइट जो है वो छीन लिया जाएगा। आप सीधा सा मतलब समझिए कि अभी सरकार, अभी के तौर पे ही समझिए, अभी मान के चलिए हमारे राज्य का सरकार कुछ ऐसे कानून लाए जिससे आपका जमीन का अधिकार आपसे छीन जाए, तो आप छीनने दीजिएगा नहीं, आप विरोध कीजिएगा। सरकार थोड़ी चाहेगी, उस समय भी विरोध को कम करने के लिए ये सब सारे एक्ट लाए जा रहे थे कि विरोध को बढ़ाने के लिए लाए जा रहे थे, विरोध को कम करने के लिए लाए जा रहे थे। इसीलिए बोला गया सेक्शन 16 में, भाई अगर किसी जमीन पे 1908 के अधिनियम आने से पहले ही आपका अधिभोगी रैयत होने का अधिकार था तो हम 1908 में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं करेंगे जिससे, या हम जो भी प्रावधान बताए हैं उसके अनुसार आपका अधिभोगी रैयत जो है वो नहीं छूटेगा। मतलब अभी आपको आगे के शिक्षण में पता चलेगा कि अगर किसी जमीन में 12 साल तक आप काम करते हैं तभी आपको वहां पे क्या मिलेगा, अधिभोगी रैयत का अधिकार मिलेगा। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकता है कि भाई तुम्हारा तो 12 साल नहीं हुआ है तो तुम्हारा ऑक्यूपेंसी राइट हम छीन लेते हैं, नहीं। तुम 1908 से पहले ही वहां पे ऑक्यूपेंसी रैयत का अधिकार पा चुके हो, तो 1908 के अधिनियम आने के बाद हम तुमको छीनेंगे नहीं। ये 1908 के बाद के बारे में क्या करेगा, बात करेगा कि हाँ तुम 12 साल खेती कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 10 साल खेती कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अभी आपके जमीन पे किसी तरह का अधिकार है तो आज कोई कानून लाके उस जमीन के अधिकार से आपको वंचित नहीं किया जाएगा, यही सेक्शन 16 में बोलता है। चलिए इसको पढ़ देते हैं, उम्मीद करते हैं क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलता क्या है, सामान्य अधिभोगाधिकार का बना रहना, मतलब जो एग्जिस्टिंग, यहाँ पे इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसको इसीलिए इंग्लिश यहाँ पे वर्ड दिया गया है। कभी कभी हिंदी वर्ड जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाता है, लेकिन इंग्लिश वाला जो वर्ड है वो स्पष्ट कर देता है कि अगर एग्जिस्टिंग है, यानी 1908 से पहले आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसके तरह, ऑक्यूपेंसी राइट्स आपका एग्जिस्ट करता है, तो आपका जो ऑक्यूपेंसी राइट है, जो अधिकार है, वो छीना नहीं जाएगा। वही चीज यहाँ पे बताया गया है। रैयत का अधिभोगाधिकार का बना रहेगा जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ से या पूर्व जो है वो अधिभोगाधिकार है, मतलब प्रारंभ से या पहले अगर किसी जमीन में अधिभोगाधिकार है तो उस अधिभोगाधिकार से आपको वंचित नहीं किया जाएगा। वही बात सेक्शन 16 में कहता है। मतलब सेक्शन 16 अधिभोगी रैयत के बारे में बात कर रहा है और पहला ही सेक्शन में बोलता है कि भाई अगर तुमको किसी जमीन में ऑक्यूपेंसी राइट है तुम्हारा, तो हम तुम्हारा ऑक्यूपेंसी राइट को नहीं छीनेंगे। ये हम संतुष्ट क्या करते हैं, तुम विरोध मत करना, बावजूद इसके कि उसने उस भूमि को 12 वर्ष के से धारित नहीं किया होगा। अभी बताया जाएगा कि अगर किसी जमीन को 12 वर्ष अगर आप धारित करते हैं तो उस जमीन का ऑक्यूपेंसी रैयत आपको क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। तो यहाँ पे हम वही बोले ना, 1899 से आप ऑक्यूपेंसी राइट वहां पे प्राप्त किए हैं, तो 7 साल तो वहां पे तो 9 साल ही हुआ, 12 साल तो नहीं हुआ। तो ये बोल के कि भाई तुम 9 साल से ही यहाँ ऑक्यूपेंसी रैयत का अधिकार या यहाँ पे खेती कर रहा है तो हम ऑक्यूपेंसी रैयत जो है वो तुमको नहीं देंगे। भाई वो 1908 से पहले उसमें ऑक्यूपेंसी रैयत का अधिकार प्राप्त कर चुका है, एग्जिस्ट हो चुका है, तो हम उसको छीनेंगे नहीं। हाँ, इस अधिनियम के आने के बाद अगर कोई जमीन में वो 12 साल काम नहीं करता है तब उसको ऑक्यूपेंसी रैयत नहीं देंगे। ऑक्यूपेंसी रैयत चाहिए तो भैया 12 साल तक उस जमीन पे काम करो, तब हम ऑक्यूपेंसी राइट देंगे। और अगर इससे पहले तुम 2 साल, 1 साल या 6 महीना भी काम करके ऑक्यूपेंसी रैयत प्राप्त कर चुका है तो हम छीनेंगे नहीं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार इसको पीछे बैक ले जाइए और जो हम बात बोले हैं उसको फिर से सुनिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सेक्शन 16 को समझने के बाद सेक्शन 17 की ओर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि सेक्शन 17 जो है वो क्या कहता है। तो अगला जो है वो बंदोबस्त रैयत का जो है
परिभाषा है, डेफिनेशन जो है वो दिया जाता है। अब बंदोबस्त यानी कि अगर इसका जो इंग्लिश वर्ड है उसको देखिएगा तो सेटल्ड कहा जाता है। बंदोबस्त मतलब क्या है? सेटल्ड। तो अगर हम कहेंगे कि आपको हम सेटल्ड कर रहे हैं, कहीं पे क्या कर रहे हैं? सेटल्ड कर रहे हैं, यानी कि बसा रहे हैं। सेटल्ड करने का मतलब क्या है? बसाना। तो यदि आप बंदोबस्त रैयत को क्या करते हैं? सेटल्ड करते हैं। रैयत को क्या करते हैं? सेटल्ड करते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि बंदोबस्त रैयत जो है वो क्या होता है या वो किसको कहते हैं। जैसे ऑक्यूपेंसी रैयत तो आपको बताया गया ना कि ऑक्यूपेंसी रैयत आप किसी जमीन को क्या करते हैं? ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उस जमीन से आपको फायदा हो रहा है तो आप ऑक्यूपेंसी रैयत वहां के कहलाएंगे। तो बंदोबस्त रैयत किसको कहेंगे? सेटल्ड रैयत किसको कहेंगे? वो चीज यहाँ पे परिभाषित किया गया है। तो आप खुद थोड़ा सा इसका अर्थ निकालिएगा। रैयत है मतलब खेती करने वाला है, उसको आप सेटल्ड कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? उसका वो जमीन नहीं था लेकिन उसको आप सेटल्ड कर दे रहे हैं, बसा दे रहे हैं कि भाई तुम 12 साल से यहाँ पे खेती कर रहा है तो चलो तुमको इस खेती का क्या कर देते हैं? रैयत बना देते हैं और ऑक्यूपेंसी राइट जो है हम तुमको दे देंगे। तो अभी यहाँ पे सेटल्ड किया जाएगा और आगे के सेक्शन में बोल दिया जाएगा कि जो भी सेटल्ड रैयत है उसको ऑक्यूपेंसी राइट जो है वो मिलता है, यानी कि उस जमीन से जो भी फायदा है वो वहां पे वो क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे बंदोबस्त रैयत का जो परिभाषा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो रैयत को बंदोबस्त किया जाएगा यानी सेटल्ड किया जाएगा। अब एक एक सेक्शन को समझिएगा कि 17.1 में क्या कहता है, 2 में क्या कहता है, 3 में क्या कहता है, ये चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बोलता है इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में भूमि को पूर्णतः या अंशतः पट्टे या रैयत के रूप में लगातार 12 वर्षों की कालावधि तक धारित करता हो तो उसको हम ऑक्यूपेंसी राइट जो है या उसको जो है हम क्या कर सकते हैं? सेटल्ड कर सकते हैं। जो भी सेटल्ड होगा उसको ऑक्यूपेंसी राइट मिलेगा। या ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में ही बात कर रहा है। तो पहले बोलते हैं आपको सेटल्ड कर लेंगे कि इस जमीन में आपको सेटल्ड कर दिया। अब उसके बाद बोलेंगे कि भाई तुमको सेटल्ड कर दिए तो इस जमीन का ऑक्यूपेंसी राइट जो है वो तुमको मिल जाएगा, जो कि आगे के सेक्शन में बता दिया जाएगा कि 17-18 में जिसको हम सेटल्ड करेंगे वो जो है ऑक्यूपेंसी राइट रखता है। ये चीज 19 में आपको बता दिया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, तो ए और बी देखिए, ए का वारिस बी है तो यदि ए रैयत है तो बी भी क्या होगा? रैयत होगा। वही है, आपके पिता यदि रैयत है तो आप भी क्या कहलाइएगा? रैयत कहलाएगा। अच्छा, ये चीज हम समझाए नहीं। यहां आपको क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई भी इस अधिनियम के प्रारंभ या पूर्व, ये 1908 है, ये हो गया यहाँ पे प्रारंभ, या इससे पहले या 1900 मान के चलिए ये 1900, इसके क्या हो गया? ये पूर्व, या इसके क्या है? पश्चात, यानी कि 1910। कुल मिला के इस अधिनियम के शुरू होने के समय या इस अधिनियम के शुरू होने से पहले या इस अधिनियम के शुरू होने के बाद कभी भी अगर किसी जमीन को आप धारित करते हैं लगातार कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। और ये पूछा हुआ है ना, 12 वर्षों तक आप धारित करते हैं तो आपको उस जमीन में सेटल्ड कर दिया जाएगा। मतलब लगातार किसी जमीन को आप 12 साल तक यूज कीजिएगा तो उस जमीन में आपको सेटल्ड कर दिया जाएगा। वो चीज 17(1) में बोलता है, सेक्शन 17(1) काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा कि किसी रैयत को किस जमीन पे बंदोबस्त किया जा सकता है। तो अगर किसी जमीन पर वो लगातार 12 साल तक काम करता है, खेती करता है, तो उसमें उसको सेटल्ड किया जाएगा, ये याद रखिएगा। और दूसरा चीज यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि यदि ए रैयत है तो उसका जो उत्तराधिकार होगा बी, वो भी रैयत होगा। यानी आपके पिता अगर रैयत है तो आप भी रैयत कहलाइएगा और इस तरह से आपको भी वो अधिकार मिल सकता है। कहने का मतलब है, ठीक है, आपके पिता 6 साल काम किए, उसके बाद आप 6 साल काम किए, तो टोटल 12 साल हो गया ना। तो वो नहीं कहेगा कि बी व्यक्ति जो है, यानी आप जो है 6 ही साल काम किए, हम सबको गिनेंगे। मेरे पिता जो है वो 6 साल काम किए, हम 6 साल, तो टोटल मिला के 12 साल हो गया। अब हमको यहाँ पे ऑक्यूपेंसी राइट जो है, या हमको सेटल्ड कर दीजिए, हमको फिर आगे ऑक्यूपेंसी राइट तो मिल ही जाएगा, ठीक ना। ग्राम का बंदोबस्त रैयत बना रहेगा। किसी गांव का अब सेटल्ड रैयत बना रहेगा। कब सेटल्ड? जब तक कि वह उस ग्राम में रैयत के रूप में कोई भूमि धारित करता हो और गांव छोड़ने के बाद 3 वर्षों तक भी। अगर आप कोई इस गांव में क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं, इस गांव में क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं, लेकिन काम करने के लिए आप कहाँ चले गए? शहर चले गए। तो जब गांव में रह रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तब तो वहां के सेटल्ड रैयत कहलाएंगे ही कहलाएंगे, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। लेकिन अगर उस गांव को छोड़ के आप कहीं और चले जाते हैं, शहर चले जाते हैं, तो भी 3 साल तक आप उस गांव के सेटल्ड रैयत माने जाएंगे। समझ में आ रहा है? आप आज गांव को छोड़ के चले गए तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप अब इस गांव के सेटल्ड रैयत नहीं है। आप इस गांव के सेटल्ड रैयत रहिएगा। कितने साल तक? 3 साल तक। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। हर एक प्रावधान इंपॉर्टेंट है। ये सवाल अभी बन चुका है,
ये सवाल बनने की क्या है संभावना है, पूछा जाएगा। अगर किसी गांव की आप सेटल्ड रैयत हैं और उस गांव से आप निकल जाते हैं तो कितने साल तक उस गांव के सेटल्ड रैयत कहलाइएगा? तो 3 साल तक ही सेटल्ड रैयत कहलाइएगा। 3 साल के बाद सेटल्ड रैयत का जो अधिकार है वो आपका समाप्त हो जाएगा। आगे है 3 वर्षों से कब्जा ना हो और धारा 71 के अधीन जो है भूमि वापस मिला हो तो भी आप सेटल्ड रैयत कहलाइएगा। तो ठीक है, अब मान के चलिए हम 3 साल से ज्यादा गांव से क्या रह गए, बाहर रह गए, हमारा जमीन से सेटल्ड रैयत का अधिकार जो है वो समाप्त हो गया। लेकिन धारा 71 में आप उस जमीन को कैसे वापस ले सकते हैं, इसके बारे में प्रावधान है। उस प्रावधान के तहत अगर उस जमीन को आप वापस लेते हैं तो वापस आप उस ग्राम के सेटल्ड रैयत कहलाइएगा। धारा 71 आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर बस इतना समझिए कि भाई आप गांव से चले गए शहर, 3 साल तक उस गांव के सेटल्ड रैयत कहलाइएगा, इसमें कोई दाय नहीं। लेकिन 3 साल के बाद आप सेटल्ड रैयत नहीं रहिएगा। लेकिन अगर धारा 71 के तहत उस जमीन को आप क्या करते हैं, वापस पा लेते हैं, तो आप उस गांव के पुनः सेटल्ड रैयत कहलाइएगा। ये चीज है मुख्य प्रावधान 17 के। 17 में काफी लंबा चौड़ा है, ये चीज अभी आपको बताया गया कि धारा 17 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत बंदोबस्त रैयत वह व्यक्ति है जिसने लगातार 12 वर्षों तक इस अधिनियम के प्रारंभ, पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित रैयत भूमि को लगातार धारित किया हो। जो लाइन था उसको सीधे उठा दिया गया और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया गया 12 को, और इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए हम बोले थे कि क्वेश्चन को हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन गया है कि आखिर इसको समझे कैसे। लेकिन अगर सही तरीके से समझिएगा और टेस्ट वगैरह देते रहिएगा तो ये टॉपिक जो है, जैसे दूसरे टॉपिक आसान हो गए ना, उसी तरह से ये भी आसान हो जाएगा। ये तो हम बोले भी थे, केवल जब पीटी होता है तभी पढ़ते हैं, बाकी समय इसको पढ़ते भी नहीं है, इसलिए भी ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। अब देखिए, ये आम लोगों के बारे में बात किया गया था। अब 18 में भी हम सेटल्ड रैयत के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुंडारी और भुइंहरी जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो कतिपय मतलब कुछ दिशाओं में, सर्टन इसका मतलब होता है सर्टेन, मतलब कभी कभी वाला बात है कि कभी कभी हम जो है वो क्या करते हैं, मुंडारी और खुटकटी जो है दार को भी बंदोबस्त रैयत जो है वो बना देते हैं, यानी कि उसको बंदोबस्त कर देते हैं। तो वो कब होगा उसको हम देखिए, मतलब जो आम लोग था उसको तो बंदोबस्त कर दिए, लेकिन भुइंहरी और मुंडारी खुटकटीदार वाले लोग जो है उसको भी हम बंदोबस्त रैयत जो है का दर्जा दे सकते हैं। कब दे सकते हैं वो आपको बताया गया है सेक्शन 18 में। तो चलिए समझते हैं कि कब इन्हें जो है वो बंदोबस्त रैयत का अधिकार मिलता है। यदि कोई अपनी भुइंहरी या मुंडारी खुटकटीदार भूमि के अलावे किसी दूसरे जूत पर खेती करता हो। फिर से एकदम शुरुआती वीडियो हम क्या बोले थे कि बहुत सारे आदिवासी आए थे, जिसमें उरांव अगर यहाँ पे आते हैं, जंगल को साफ करते हैं और खेती लायक जमीन बनाते हैं पहली बार, तो वो उसके भुइंहरी बन जाते हैं, यानी जमीन के अब वो मालिक है। रैयत नहीं है, वो किसी से जमीन लिए नहीं है, वो जमीन जो है किसी के अधीन नहीं है, वो डायरेक्ट उसका क्या हो जाता है, मालिक हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं भुइंहरी। उसी तरह से मुंडा आते हैं और जंगल साफ करते हैं और पहली बार खेती लायक जमीन बनाते हैं, तो वो उसके खुटकटीदार हो जाते हैं। कहने का मतलब उस जमीन के वो मालिक हो गए हैं, वो किसी के अधीन नहीं रहते। और रैयत क्या होता है, वो भूस्वामी से जमीन को लेता है। तो दोनों में अंतर हो रहा है। अब देखिए, भुइंहरी और जो खुटकटीदार जमीन है उसके तो वो मालिक है, तो उसको सेटल्ड कहा जाए। अब मेरा जमीन है, हम ही उसके क्या है, मालिक है, तो हमें को सेटल्ड कीजिएगा, ये तो अजीबोगरीब बात हो गया। नहीं, तो हम जो है इस जमीन के टुकड़े के क्या है, मालिक है। इस जमीन के टुकड़े के क्या है, मालिक है। तो हमको तो चलिए इसमें कोई बात नहीं है, यहाँ हम खुदे क्या है, सेटल्ड है। लेकिन इस जमीन के टुकड़े का मालिक हम नहीं है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। मतलब कोई भुइंहरी आदमी या मुंडारी खुटकटीदार आदमी अपने जमीन के अलावा कहीं दूसरे जमीन पे भी, अगल बगल, ऐसा थोड़ी है कि सभी जमीन आप ही का होगा, अगल बगल में कुछ जमीन ऐसा होगा जो आपका नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप खेती करते हैं। आजकल ही देख लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, बंधक में कोई जमीन लेते हैं और उसमें खेती करते हैं। तो उसी तरह से कुछ जमीन के तो वो मालिक है, वहां पे वो खेती कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही जो है दूसरे जगह जाते हैं और दूसरा जो जमीन का टुकड़ा होता है उसमें वो खेती करना प्रारंभ कर देते हैं, और इस तरह से इस खेत का उसको सेटल्ड रैयत बनाया जाता है, जिसके वो मुंडारी में अगर कहें तो खुटकटीदार अधिकार प्राप्त नहीं है, और उरांव में कहें तो भुइंहरी अधिकार जो है उसको प्राप्त उस जमीन पे नहीं है। तो उस तरह के लोगों को भी हम सेटल्ड रैयत के तौर पे क्या करते हैं, सेटल्ड करते हैं। चलिए देखिए, तो धारा 17 की उपधारा 3 से लेकर 6 तक के उपबंध ऐसे व्यक्ति पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो वो रैयत है। तो अभी आपको बताया गया एक एक चीज की, एक वारिस भी होगा, 12 साल तक खेती करना है, ग्राम जो है
गांव को छोड़ दीजिएगा तो 3 वर्षों तक भी उस गांव की बंदोबस्त आप कहलाइएगा। जो है ये सब प्रावधान था वो इस पे भी लागू होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर से हमें धीरे से बता देते हैं। क्या बोल रहा है? आप मुंडारी या भुइंहरी हैं। मुंडारी खुदकटीदार या भुइंहरी का मतलब क्या होता है? किसी जमीन के आप मालिक हैं। तो मालिक है तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप जिस जमीन के मालिक हैं उसी में काम कर रहे हैं। उसके बगल में कुछ जमीन होगा जो आप जिसके आप मालिक नहीं होंगे, वहां पे भी अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो आपको जैसे कि पहले बोला गया ना कि 12 साल तक लगातार काम कीजिएगा तो रैयत को बंदोबस्त किया जाएगा, तो आपको बंदोबस्त कर दिया जाएगा। आप यहाँ के मालिक हैं, यहाँ के मालिक नहीं थे, 12 साल तक खेती किए, यहाँ भी आपको क्या कर दिया गया? बंदोबस्त कर दिया। यहाँ बंदोबस्त रैयत हो गए, और जो पहले मुंडारी खुदकटीदार या भुइंहरी जमीन था उसके तो आप मालिक हैं। दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं? एक का आप मालिक थे, दूसरा का मालिक नहीं थे लेकिन खेती कर रहे थे, तो वहां पे आपको सेटल्ड कर दिया जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं और धारा 19 में करते हैं, देखते हैं सेक्शन 619 जो है वो क्या होता है। तो अभी आपको बताया गया कि जो भी अधिकार यहाँ पे आपको क्या करता है? दिया जाता है, या सॉरी जो सेटल्ड किया गया जिस भी जमीन पे, उस पे अधिभोग का अधिकार होना चाहिए ना। हम आपको किसी जमीन पे सेटल्ड ही कर दिया, बोलते हैं ना तुम यहाँ खेती कर सकता है, ना है यहाँ पे जो पेड़ पौधा है उसका फल जो है यूज कर सकता है, तो फिर उस जमीन को हम रख के क्या करेंगे? उस जमीन का मिट्टी का यूज नहीं कर सकता। ये सब अगर बोल दिया जाएगा तो उस जमीन का कोई यूज है, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो बोला गया 17 और 18 के तहत जिस भी भूमि में आपको सेटल्ड किया गया है, याद रखिएगा हम लोग 16, 17, 18 ये इंपॉर्टेंट शुरुआती धारा 21 तक, इसको दिमाग में रखिएगा, ये सबसे सवाल पूछा जाएगा। 16 में क्या बोलता है कि अगर आप इस अधिनियम के आने से पहले ही किसी जमीन के अधिभोगी रैयत हैं तो आपके अधिकार को छीना नहीं जाएगा, आप अधिभोगी रैयत अभी भी बने रहिएगा। आपको 17 में बोला जाता है कि अगर किसी जमीन पे आप लगातार 12 साल तक काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सेटल्ड कर दिया जाएगा, बंदोबस्त कर दिया जाएगा। 18 में भी कहा जाता है कि अगर आप भुइंहरी है या मुंडारी खुदकटीदार हैं और अपने जमीन के अलावा किसी दूसरे जमीन में रैयत की तरह काम कर रहे हैं लगातार 12 साल तक, तो भी आपको वहां पे सेटल्ड किया जाएगा। यहां सेटल्ड कर दिया गया 18 और 19 में, 17 और 18 में। तो 19 में आपको बोला जाएगा जहां पे भी हम आपको सेटल्ड करेंगे उस जमीन के आप अधिभोगी रैयत कहलाइएगा, वहां का जमीन को आप अधिभोग कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है, बंदोबस्त रैयतों का अधिभोगाधिकार, कि अगर कोई रैयत को बंदोबस्त किया गया है तो उस बंदोबस्त रैयत को अधिभोग का अधिकार होगा, ऑक्यूपाई करने का अधिकार होगा। और अधिभोगाधिकार की जो परिभाषा है वो वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता दिए थे, वीडियो शुरू करने समय, कि अधिभोगाधिकार का मतलब क्या होता है? अधिभोग कर सकते हैं, वहां खेती कर सकते हैं, वहां पे आप पेड़ पौधा लगा सकते हैं, पेड़ पौधा से जो भी फल फूल आ रहा है उसको यूज कर सकते हैं, वहां का मिट्टी का यूज कर सकते हैं, वहां कुआं तालाब ये सब क्या कर सकते हैं? आप बना सकते हैं, जिससे उस भूमि का किसी तरह का कोई ह्रास ना हो, भूमि का जो उत्पादन क्षमता हो वो खराब ना होता हो, तो आप वो काम को उस जमीन पे कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। धारा और 18 के तहत जो भी बंदोबस्त किया गया है उसको ऑक्यूपेंसी रैयत जो है, ऑक्यूपाई का जो है अधिकार मिलेगा, ये 19 में क्लियर कर दिया गया। तो चलिए 16, 17, 18, 19 हम लोग पढ़ लिए। अब देखते हैं कि अनुच्छेद जो सेक्शन 21 है वो क्या कहता है? भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार। अब यहाँ पे आपको तो हम ऐसे बोल रहे थे कि किसी का जमीन जो है, किसी जमीन पे आपको ऑक्यूपेंसी राइट है तो उसमें क्या क्या अधिकार है, आप उसका मिट्टी को यूज कर सकते हैं, वहां पे कुआं तालाब ये सब बना सकते हैं, ये बोलने की भाषा है। लेकिन सीएनटी एक्ट के सेक्शन 21 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उस जमीन पे, जिस जमीन पे आप अधिभोगी अधिकार जो अधिभोगी रैयत का अधिकार रखते हैं उस पे क्या क्या काम कर सकते हैं। आप पहले दिमाग में रहिएगा, अधिभोगी रैयत होने का मतलब वो जमीन के मालिक आप नहीं हैं, आप रैयत हैं, यानी कि भूस्वामी से जमीन को लिए हुए। तो आप वही सब काम कीजिएगा जिससे उस भूमि का ह्रास ना हो या उस भूमि में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। अनुच्छेद सेक्शन 21 भी जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। बोला जाता है अधिभोगाधिकार प्राप्त भूमि का उपयोग स्थानीय रूढ़ी जो भी भूमि का मूल्य तात्विक रूप से हर्षित यानी कि कम नहीं करती हो, भूमि को काश्तकारी प्रयोजनार्थ अनुपयुक्त नहीं करती हो, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? उस यूज कर सकते हैं। मतलब सीधा सा मतलब है जमीन को इस तरह से यूज करना है जिससे उसका तात्विक जो मूल्य है ना, जो उसका वैल्यू है उसका कम ना होता हो, और ऐसा ना हो कि आप उस जमीन को इस तरह से यूज कर दिए कि कुछ समय के बाद कोई दूसरा काश्तकार अगर उस जमीन में आता है तो वो जमीन
जो है यूज करने लायक बचा ही नहीं, मतलब उसको बर्बाद करके नहीं जाना है ना। वही है ना, काश्तकारी भूमि को काश्तकारी के प्रयोजनार्थ अनुपयुक्त नहीं करती है। मतलब आप ठीक है, अब तो उसके मालिक है नहीं, कुछ समय के बाद हो सकता है वो जमीन जो है किसी और को भूस्वामी दे देगा, तो ऐसा भी जमीन को कर नहीं देना है जिससे उस जमीन को किसी और को दिया जाएगा तो वो उसका यूज ही ना कर पाए। चलिए आगे देखते हैं 21(2) में क्या कहता है। भूमि का मूल्य तात्विक रूप से हर्षित कम नहीं माना जाएगा यदि रैयत या उसके परिवार। अब यहाँ तो बोल दिया कि ऐसा उपयोग हमको नहीं करना है जिससे भूमि का मूल्य जो है हर्षित ना हो। लेकिन कब हम मानेंगे कि भूमि का मूल्य जो है वो कम नहीं हो रहा है या उसका वैल्यू जो है वो खराब नहीं हो रहा है, कब मानेंगे, ये चीज भी बताया गया 21(2) में। अब देखिए, घरेलू या कृषि प्रयोजनार्थ के लिए ईंट और खपड़ों का विनिर्माण अगर करते हैं तो हम ये नहीं मानेंगे कि हम जमीन जो है वो बर्बाद कर रहे हैं या जमीन का जो मूल्य है उसको हर्षित कर रहे हैं, उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, ईंट और खपड़ा जो है वो केवल अपने यूज के लिए, निजी यूज के लिए कर रहे हैं। तो आप किसी का जमीन ले लीजिएगा और उसके बाद ईंटा भट्टा खोल दीजिएगा तो भाई उसका जमीन का सब मिट्टी को तो आप खा जा रहे हैं। तो अपनी यूज के लिए अगर ईंट खपड़ा ये सब बना रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, अब बनाइए। लेकिन बेचने के लिए अगर बनाइएगा तो माना जाएगा उस जमीन को आप क्या कर रहे हैं, उस जमीन का वैल्यू जो है आप खत्म कर रहे हैं। मिट्टी खत्म हो जाएगा तो उस जमीन का वैल्यू बचेगा कहाँ। उसके बाद दिया गया है पीने, घरेलू, कृषि या मत्स्य पालन के प्रयोजन के लिए तालाब, कुएं, बांध, आहर का निर्माण करना। आप सीधे सीधे सवाल बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 21 सेक्शन 21 काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरह सेक्शन 21 भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। बोला जाता है आप कुआं बनाइए, बांध बनाइए, तालाब बनाइए, कुछ भी बनाइए। यहाँ पे बोला जा रहा है आहार वगैरह, मतलब पानी स्टोर करने का कुछ जगह बनाते हैं। लेकिन आपको किसके लिए बनाना है, तो मत्स्य का पालन करने के लिए बनाना है या पीने के लिए या कोई घरेलू उपयोग है तो उसके लिए या खेती बाड़ी के लिए, सिंचाई वगैरह के लिए आपको बनाना है। ऐसा नहीं है कि उसको व्यापारिक यूज के लिए आप बना रहे हैं। व्यापारिक यूज के लिए अगर कुआं, तालाब ये सब बनाइएगा तो फिर जो है मूल्य में हर्षित समझा जाएगा। अब माना जाएगा कि आप जमीन का वैल्यू को जो है वो खराब कर रहे हैं, वो घटा रहे हैं, ठीक ना। लेकिन निजी यूज के लिए ये सब कीजिएगा, यहाँ तालाब वगैरह सब बनाइएगा, मछली वगैरह पालिएगा, अपना खाइएगा मस्त एकदम, तो और खेती वगैरह सब, सिंचाई वगैरह सब कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे अधिभोगी अधिकार है, आपको ऑक्यूपाई अधिकार है। तो जमीन मेरा है, अभी फिलहाल मेरे पास है, तो इस जमीन का पूरा फुल यूज करेंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे कि इस जमीन का वैल्यू जो है वो खराब हम ना करें, ताकि आगे किसी को जमीन मिले तो भाई उसको परेशानी ना हो। उसके बाद दिया गया घरेलू या कृषि प्रयोजन के लिए अथवा व्यापार या कुटीर उद्योगी के प्रयोजनार्थ भवन निर्माण। कोई भवन बना लेते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं, किसके लिए, तो हम कृषि प्रयोजन के लिए बनाएंगे या घर का कुछ काम के लिए बना सकते हैं या छोटा मोटा व्यापार करने के लिए कुटीर व्यापार वगैरह या कुटीर उद्योग लगाने के लिए बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भूस्वामी आपको परेशान नहीं करेगा। तो ये सब छोटे मोटे कुल मिलाकर दिमाग में रखिएगा। निजी काम करने के लिए आप इस जमीन का यूज कर सकते हैं। अगर व्यापारिक काम कीजिएगा, फैक्ट्री वगैरह लगा दीजिएगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्री, तो भाई भूस्वामी से तो आपको अधिकार लेना होगा या भूस्वामी का वो फिर क्या आ जाता है, अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। रैयत जो है उसको जमीन दिया गया है तो आप किसी का, आप समझिए नहीं, जमीन जमीन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको कहीं पे रेंट में क्या दिया गया है, घर दिया गया है, तो घर का उसी तरह आप यूज कीजिएगा जिससे घर जो है खराब ना हो, रूम खराब ना हो। अब ऐसा थोड़ी कीजिएगा तो पूरा धसा उसा के एकदम नया तरह से डिजाइन बना दीजिएगा और मालिक को पसंद ही नहीं आया, अगला रेंटर आया तो देख रहा है कि पूरा रूम है, क्या कर दिया, बर्बाद करके चले गए। तो रूम को आप इतना ही यूज कीजिएगा जिससे नेक्स्ट रेंटर जो आएगा वो परेशान ना हो, वो आराम से उस रूम में रह सके, नहीं तो मालिक आपको क्या कर देगा, निकाल देगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार जो है उसके बारे में। अच्छा ये तो बताया गया ना। तो यहाँ पे बोलता है 61 की धारा जो है 1 के अनुसार लगान में भुगतान करता हो तो जोत पर उपधारा 2 के खंड ख में उल्लेखित किसी भी तालाब, कुएं, बांध, आहार का उत्पादन में, मतलब यहाँ पे बोला गया ना कुआं, तालाब, बांध, उसमें रैयत जो है कुछ क्या कर सकता है, मछली वगैरह रखता है। लेकिन मालिक कहे ना भाई तुमको हम जमीन दिए हैं, वहां पे मछली लगा है तो थोड़ा बहुत मछली जो है हमको भी खिलाओ। तो यहाँ पे जो है लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए स्पष्ट कर दिया गया कि भूस्वामी का उस पे कितना अधिकार होगा, 20 में से 9, यानी परसेंटेज निकालिएगा तो लगभग 45% निकलता है। और रैयत का अधिकार जो है वो 45, मतलब हमको अभी जमीन, हम मेहनत कर रहे हैं तो हम अभी जमीन जो है आप रेंट में किसी को दे दिए है जमीन, तो उस जमीन पे अगर वो तालाब बनाया, मछली पालन कर रहा है, निजी उपयोग के लिए थोड़ा बहुत मछली डाल रहा है, तो उसका 55% हिस्सा वो खुद रखेगा और 45% हिस्सा जो है वो आपको देगा। तो चलिए ये 21 है, इसको हम लोग समझ लीजिए। अब 21 का जो है, 21 काफी लंबा चौड़ा है, 21 का जो है क्योंकि अधिकार बता रहा है कि भाई आपके पास जमीन, और अभी हम बोले तो ज्यादातर जमीन जो है उसके भूस्वामी तो मालिक है,
आप अभी फिलहाल जो है जिस जमीन का मालिक अपने आप को कर रहे हैं उसमें आप क्या है, रैयत है। तो आपका क्या अधिकार है, सरकार आपको कब जो है बेदखल नहीं करेगी, यही सब। सामान्यतः आजकल सरकार बेदखल नहीं करती है, लेकिन पहले तो यही हो रहा था ना, जमींदार क्या कर रहे थे, जमीन को जमीन से बेदखल कर दे रहे थे, या जमींदार होते थे तो परेशान कर देते। इसलिए 1908 के संदर्भ में इसको समझिएगा, जो कि अभी तक क्या है, ये प्रासंगिक है ना, इसीलिए इसको हटाया भी नहीं गया है। मतलब सरकार भी ये सब चीज के लिए आपको परेशान नहीं करेगी। मतलब ये सब तालाब वगैरह सब बना रहे हैं तो सरकार मांगने नहीं आएगी, लेकिन हाँ मांगने आ गई तो आपको देना पड़ेगा, कानून में ये अधिकार है। वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार, अगर वृक्ष कोई जमीन में है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो उसमें अधिभोगी रैयत का कितना अधिकार होगा, जो ऑक्यूपाई रैयत है उसका कितना होगा, और जो जमीन के मालिक है उसका कितना होगा, चलिए देख लेते हैं। रैयत ऐसे भूमि या वृक्ष या बांस रोपने का हकदार होगा, किंतु न तो रैयत और न ही भूस्वामी ही एक दूसरे की सहमति के बिना किसी वृक्ष या बांस को काटकर गिराने या लेने के हकदार होंगे। ठीक है, वहां पे अधिभोगी रैयत है तो हम बांस वगैरह पेड़ वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन भूस्वामी काटने से पहले भूस्वामी को क्या करना होगा, हमको बताना होगा, या भूस्वामी अगर काट रहा है तो रैयत को बताना होगा, क्योंकि रैयत उसको लगाया है। तो मतलब दोनों एक दूसरे के जानकारी के बिना इसको काट पीट नहीं सकते, ये चीज बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि भूस्वामी का 45% हिस्सा, रैयत का 55% हिस्सा यहाँ पे मिलता है। भूमि के लगान का भुगतान नगद या लगान मुक्त हो, मतलब अगर जमीन का आप लगान दे रहे हैं तो भी, या जमीन का लगान मुक्त, जमीन अगर लगान मुक्त है यानी टैक्स नहीं दे रहे हैं तो भी क्या होगा, बांस लगा सकेगा, बस लगा सकते हैं। आप टैक्स दे रहे हैं तो भी लगा सकते हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं तो भी लगा सकते हैं। उसे काट सकते हैं, उसे काट कर गिरा सकते हैं, और उसे ले जा सकते हैं, वृक्ष के फूल फल अन्य उत्पाद तथा बांस को ले जा सकता है। ये जो हो गया जो है वृक्ष या बांस रोपने का हकदार होगा, वो तो बोला, किंतु न तो रैयत और न ही भूस्वामी एक दूसरे की सहमति के बिना किसी वृक्ष या बांस को काट सकेंगे, ये चीज बोला गया। फिर आगे बोलता है लगान का भुगतान, अगर लगान कर रहे हैं नगद या जो है लगान मुक्त भी है तो भी आप ये सब आपको क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। अब लगान का जो भुगतान है वो कैसे होगा, तो धारा 61 की उपधारा 1 से भूस्वामी और काश्तकार का कास्ट में समान हिस्सा होगा। मतलब जो लकड़ी होगा वहां पे बोला जाता है, जो धारा 61 की उपधारा 1 में यहाँ स्पष्ट कर दिया गया होगा कि भूस्वामी और काश्तकार का कास्ट में, लकड़ी में क्या होता है, एक समान अधिकार होता है। फूल फल में यहाँ पे देखिएगा तो भूस्वामी का 45% और रैयत का, मतलब लकड़ी में जो है बराबरी का क्या होता है, बंटवारा देखने को मिलता है। बाकी में 45-55 का बंटवारा देखने को मिलता है। अब चलिए इससे संबंधित एक सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है। अनुच्छेद सेक्शन 21 जो है ये प्रावधान करता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी पूरा जो है 21 के बारे में ही पढ़ रहे थे। अधिभोगी रैयत का वे निर्दिष्ट आधारों के सिवाय बेदखली से संरक्षण, आपको कहीं पे ऑक्यूपेंसी राइट मिला हुआ है, ऑक्यूपेंसी राइट मिला है तो आपको भूस्वामी बिना मतलब का उससे बेदखल नहीं कर सकता है। तो आपका भी अधिकार है भाई, आप 12 साल तक खेती किए हैं, आपको सेटल्ड किया गया, आपको ऑक्यूपेंसी रैयत का दर्जा दिया गया, और कोई भूस्वामी आएगा अचानक से कहेगा कि तुम इस जमीन से निकल जाओ, तो आप तो नहीं निकलिएगा। तो वही चीज है, कब निकाल सकता है कब निकाल नहीं सकता है, उसके बारे में यहाँ पे 22 में बताया गया। भूस्वामी द्वारा अपनी जोत से रैयत को निम्न आधारों के अलावा बेदखल नहीं किया जाएगा। मतलब ये 2 कंडीशन दिया गया है जिससे आपको बेदखल किया जाएगा, और इसके अलावा भूस्वामी भी आपको उस जमीन से बेदखल नहीं कर सकते हैं। भूमि का उपयोग ऐसी रीति से किया हो जो धारा 21 और 21 में, आपको 21 और 21 में बताया गया ना कि भूमि का यूज कैसे करना। आप अगर उस रीति से कर रहे हैं तो ठीक है, अगर उस रीति से हट के कर रहे हैं, मतलब आप उद्योग लगाने के लिए भवन बना दिए या तालाब लगाए हैं व्यापारिक यूज के लिए, तब आपको वहां पे भूस्वामी बेदखल कर सकता है। मतलब आपको जो अधिकार है उस अधिकार से परे जाके कुछ काम कीजिएगा तो वैसे भी आपको हटाया जाएगा। उन शर्तों को भंग किया हो जिनके भंग होने पर भूस्वामी द्वारा बेदखल किया जा सकता है। मतलब कुछ अगर नियम शर्त है जो भूस्वामी और आपके बीच है, अगर उस शर्त का आप उल्लंघन कीजिएगा तो भी भूस्वामी आपको उस जमीन से क्या कर सकता है, बेदखल कर सकता है। ऑक्यूपेंसी राइट जो है आपका छीना जा सकता है। मृत्यु हो जाने पर अधिभोगाधिकार का न्यायगत होना, मृत्यु आपका हो जाता है और आपका कोई वंशज नहीं है, उत्तराधिकार नहीं है, तो आपका अधिभोगी रैयत का जो अधिकार है वो समाप्त हो जाएगा। ये नहीं कहिएगा कि हम जो है मर भी जाएंगे तो हम इसको दे देते हैं उसको देते हैं। हाँ, अगर किसी तरह का आप जो है वसीयतनामा लिखते हैं तो वो चीज़ अलग बात है, लेकिन अगर आप किसी तरह का वसीयतनामा नहीं लिखे और आपका कोई नर परंपरा में कोई नहीं बचा है तो वो जो अधिभोगी रैयत का अधिकार है वो ट्रांसफर नहीं होगा। नहीं तो बोला गया था ना, अगर ए रैयत है तो बी भी, यानी उसका उत्तराधिकार भी क्या कहलाएगा, रैयत कहलाएगा, और उसको वो अधिकार ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अगर आपका उत्तराधिकार है ही नहीं तो ट्रांसफर किसको होगा, तो वही चीज किया गया है। अधिभोगाधिकार निर्विक समाप्त हो जाएगा यदि रैयत अधिभोगाधिकार के बारे में निर्वसित
स्थित बिना वसीयतनामा मर जाता है या स्थानीय रूढ़ी के अधीन उसका कोई उत्तराधिकार नहीं होता। अगर परंपरा से है कि अगर बेटी को भी जमीन मिल सकता है, रैयत का अधिकार मिल सकता है, तो परंपरा में है तो मिल जाएगा। अगर आपके स्थानीय परंपरा में ये नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा, वो समाप्त हो जाएगा। ये 23 बोलता है। 23 का बोलता है अधिभोगी ज्योति के कतिपय अंतरों का रजिस्ट्रेशन होगा। भूत रीति का रजिस्ट्रेशन 11 और 12 में आपको पढ़ाया गया था। उसी तरह से बोला जा रहा है अगर किसी जमीन में आपको ऑक्यूपेंसी राइट है तो आप अगर किसी दूसरे को दे रहे हैं जमीन को तो आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा, ताकि भूस्वामी को भी पता चल जाए कि हाँ अब अधिभोगाधिकार जो है वो किस व्यक्ति के पास चला गया है। मतलब जमीन का मालिक को पता होना चाहिए ना कि आप भाई रूम रेंट जो है हम चेंज कर रहे हैं, तो जमीन का जो रूम का मालिक होगा उसको बोलेंगे ना कि ठीक है हम जा रहे हैं, हमारे बदले में कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, ये अब यहाँ का क्या करेगा, रूम का यूज करेगा। तो वही बात है, जमीन को छोड़ के आप जा रहे हैं किसी और को दे रहे हैं तो आप बता दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन कराना मतलब क्या है कि सारा इंफॉर्मेशन सरकार को या जो भी लैंडलॉर्ड है उसको हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है 24 में कि लगान भुगतान के लिए अधिभोगी रैयत की बाध्यता, कि लगान भुगतान के लिए क्या क्या बाध्यता। ऐसा नहीं है हम तो बोले कि आप उस जमीन के मालिक नहीं है तो आपको रेंट देना होगा। कहीं रूम में आप रह रहे हैं तो रेंट तो देना होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि रूम का जो मालिक है उसको रेंट नहीं दीजिएगा। तो आप अधिभोगी रैयत है, वहां का यूज कर रहे हैं, रूम का यूज कर रहे हैं, लेकिन रूम को यूज करने के बदले आप कुछ रेंट भी दे रहे हैं। अधिभोगी रैयत अपनी जोत के लिए उचित और सामयिक दर से लगान का भुगतान करेगा। सेक्शन 25 से 36 तक लगान से संबंधित प्रावधान है। तो 24 में बोलता है लगान देगा और 25 से 36 तक बताएगा कि लगान के अलग अलग क्या क्या प्रावधान है। तो चलिए 25 से 36 तक जो भी इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। बस याद रखिएगा कि अधिभोगी रैयत का लगान देने के बारे में जो प्रावधान है वो किस सेक्शन में, 24 में है। अब 25 से 36 तक चलिए छोटा छोटा है कि लगान में कैसे बढ़ाया जाएगा, कब बढ़ाया नहीं जाएगा, वो सब बारे में। मतलब अब 25 से 36 तक केवल लगान के बारे में है, यानी टैक्स के बारे में है कि उचित और सामयिक होना। सीधा सा मतलब है जमीन के अधिभोगी रैयत हैं आप, तो जमीन जो है लैंडलॉर्ड है या उस समय जमींदार होता था तो वो लोग बिना मतलब के आपके ऊपर लगान नहीं थोप सकता था। ऐसा लगान आपके ऊपर लगाया जाएगा जो उचित होना चाहिए, ठीक ना। तो वही है, जब तक कि प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए लगान उचित और सामयिक माना जाएगा। यदि 7 वर्षों तक 1908 के पहले कौन सी लगान वृद्धि सही था बताया गया है। छोटानागपुर भूस्वामी एवं काश्तकार प्रक्रिया अधिनियम 1879। देखिए बोले थे ना जो हम बेसिक जो शुरुआत में पढ़ाए थे वो सब रिपीट हो रहा है। अब इसमें हम घुसेंगे नहीं, ये चीज ऑलरेडी आपको बता दिया गया कि धारा 24 के अधीन बढ़ा दिया गया हो तो ऐसा वर्धित लगान विधिपूर्व माना जाएगा। यानी कि इस अधिनियम के धारा 24 के तहत अगर आपका लगान में वृद्धि किया गया है तो ये लॉफुल माना जाएगा, ये इलीगल माना नहीं जाएगा, क्योंकि ये किसी न किसी अधिनियम के तहत बढ़ाया गया था। इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व लगातार 7 वर्ष तक अगर भुगताया जा रहा है कोई लगान तो वो भी क्या माना जाएगा, विधिपूर्व। मतलब हम जो है 1908 का ये अधिनियम है, 1908 और मानिए चलिए 1901 से हम कोई लगान क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो लगान दे रहे हैं तो ये जो है क्या माना जाएगा, फेयर माना जाएगा, ये इलीगल नहीं माना जाएगा, है ना। ये चीज क्लियर किया गया है। अब यहाँ पे डीसी का क्या यहाँ पे है प्रावधान, तो बोला जाता है कि सेक्शन 16 जो है वो बताता है, सेक्शन 27 जो है वो बताता है कि वे कौन से तरीके हैं जिससे लगान बढ़ाया जा सकता है। तो डीसी के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। ये चीज हम लोग देखें तो डीसी के पास बहुत ज्यादा पावर होता है। ये रीत या जिससे अधिभोगी रैयत का लगान बढ़ाया जा सकता है, केवल डीसी के आदेश से ही लगान का वृद्धि होता है, ये याद रखिएगा। 5 वर्ष अनुक्रमिक वृद्धि निर्देशित करने की शक्ति, पावर ऑफ डायरेक्ट ग्रेजुअल इनहैंसमेंट। होता क्या है कि लगान हम बढ़ा दिए 100 रुपया, अब 100 रुपया किसी किसान के लिए क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। सबसे पहले यहाँ 60 रुपया करेंगे, फिर 70 रुपया, फिर 80 रुपया, फिर 90 रुपया, फिर क्या कर दिए 100 रुपया। तो इस तरह कभी कभी जो है बहुत ज्यादा लगान में वृद्धि हो जाता है, तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये ग्रेजुअली बढ़ाने का अधिकार जो है वो डीसी के पास ही है। और ये जो अधिकार है वो कितने साल तक यूज करेगा, 5 साल तक। मतलब बढ़ाएगा ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि धीरे धीरे 15 साल तक बढ़ाते हैं। 5 साल में ही उसको जो लगान बढ़ाना वहां तक पहुंचाना चाहिए। यानी कि 100 रुपया अगर बढ़ाना है तो वो 5 साल, 1 2 3 4 5 5वां साल तक 100 रुपया पहुंच जाना चाहिए। तो 5 साल का ही टाइम दिया गया है जिससे वो क्या कर सकता है, लगान वसूल कर सकता है। तो ये सब था किसमें, सेक्शन 30 में। अब चलिए देखते हैं 30 के बाद कुछ दिया है कि नहीं। यहाँ पे दिया है 33A दिया हुआ है। देखिए हम बोले थे कि जो 25 से 36 से केवल लगान के बारे में बात करता है, तो इनमें जो इंपॉर्टेंट था वो सेक्शन बता रहे हैं। आपको लगता है कि कोई हमसे छूट जा रहा है जो इंपॉर्टेंट है, तो आप खुद भी थोड़ा बहुत उसको क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब 33 का क्या कहता है, लगान में कमी। कि लगान में कमी, वृद्धि के बारे में तो बता दिया गया कि डीसी वृद्धि वगैरह कर सकता है, ज्यादा वृद्धि हो गया तो 5 साल तक ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेगा। लेकिन कमी कब होगा,
तो 1911 से 31 दिसंबर 1936 के बीच किसी समय लगान बढ़ाया गया हो और खेत में पानी भर गया हो, आकस्मिक कोई घटना हो गया हो, वो मुख्य फसल के औसत मूल्य में गिरावट आए हो इत्यादि, तो डीसी द्वारा कमी किया जाएगा। मतलब लगान में हम बढ़ा दिए, वृद्धि कर दी। 1911 से 36 के बीच में क्या करते हैं, ये बाद में जोड़ा गया होगा, हो सकता है। तो 11 से 36 के बीच में आपका लगान बढ़ गया, बढ़ के पहले 100 रुपया था, अब बढ़ के कितना हो गया, 200 रुपया। लेकिन इसी बीच में कभी बाढ़ आ गया होगा, पानी जमा हो गया, या आप जो फसल लगाए उसका औसत मूल्य लगातार क्या हो गया, जो है घटता गया, या कोई आकस्मिक ऐसा घटना हो गया जिससे आपका इनकम कम हो गया, तो सरकार कहेगी भाई इसका इनकम ही कम हो गया, तो लगान तो बढ़ गया था, लेकिन अब लगान को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, इस पे ज्यादा बोझ पड़ रहा है, तो आप जो है वापस हो सकता है इसको 150 कर दे या 100 तक भी क्या हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं। यानी लगान में कमी करने का भी अधिकार जो है वो किसके पास होता है, डीसी के पास होता है। ये डेट हो सकता है पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। 36 में ये सवाल पूछा भी गया, अभी दिखाएंगे। लगान में वृद्धि हो जाए तो अगले 15 वर्षों तक बिना डीसी या राजस्व अधिकारी के आदेश के से लगान वृद्धि नहीं होगा। तो यहाँ पे भी क्लियर किया गया है कि अगर लगान में वृद्धि होता है तो अगला 15 साल तक लगान में किसी तरह का कोई वृद्धि जो है वो नहीं किया जाएगा। तो ये था आपका अधिभोगी रैयत। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 35A के तहत किसे लगान में कमी करने का अधिकार प्राप्त है, तो वो आयुक्त, उपायुक्त, न्यायिक आयुक्त, उप समाहर्ता, भूमि सुधार। इसका आंसर हो जाएगा उपायुक्त यानी कि डिप्टी कमिश्नर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सबसे संबंधित अगर टेस्ट बनाना है तो बार बार हम कह रहे हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप चेक कीजिए कि कितना आपको समझ में आ रहा है। वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो जरूर टेस्ट ज्वाइन कीजिए। 99 रुपीज में आपको हर एक एग्जाम जो आप जेपीएससी के अलावा जो दूसरे एग्जाम भी दे रहे हैं उसमें वो फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि झारखंड है तो झारखंड में ज्यादातर जो एग्जाम होते हैं वो झारखंड विषय से सवाल वहां पे बनाए जाते हैं, और वेटेज भी दूसरे सब्जेक्ट के तुलना में देखेंगे तो ज्यादा ही रहता है। तो आप एक बार वहां पे इनरोल हो जाइए और आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर इससे संबंधित मिल जाएगा। आपको जेपीएससी का जो सेक्शन वाइज क्वेश्चन अभी हम पढ़ा रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे वो जेएसएससी का हो, जेपीएससी का हो, हर एक चीज जो है वहां पे मिलेगा जिससे आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहां पे हम लोग चैप्टर 5 से आगे क्या करेंगे देखने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो भी बताया गया वो माइंड मैप से आप रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही कम पेजों में उसको हम समराइज किए हैं। जो भी आपको बताया गया है इंपॉर्टेंट फैक्ट वो माइंड मैप में लिखा हुआ है, उसको पढ़िएगा। डायरेक्ट आपको हर एक चीज जो है धीरे धीरे याद होने लग जाएगा। 2-3 बार आप पढ़ के देखिए, धीरे धीरे जो है आपको याद होने लग जाएगा।